दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, हमारे देश ने पिछले कुछ समय से काफ़ी कठिन दौर देखा। कोरोना महामारी ने हमारे कई अपनों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। इस महामारी ने हमारी चिकित्सा व्यवस्था की कमर तोड़ दी और साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी खासा नुकसान पहुंचाया। इस पूरे दौर में आपने और हमने कई बार कई सारी चीज़ों पर उंगली उठाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे छूट गई। हम भारतीय हैं, हमारी विचारधारा और हमारे सोचने का नज़रिया काफ़ी हद तक किसी भेड़चाल की तरह काम करता है। कोई एक बार कह दे डॉक्टर भगवान है तो सभी लोग डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर भगवान है। कोई एक बार कह दे अस्पतालों ने लूटा तो सभी लोग अस्पतालों ने लूटा, अस्पतालों ने लूटा। ऐसा ही एक भेड़चाल वाला वाक्य है कि सरकार चोर है तो सभी लोग सरकार चोर है, सरकार चोर है। हमारा आउटलुक बैलेंस्ड नहीं होता। सरकार के कामों पर उंगली उठाना ये हम सबका हक है, लेकिन उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करना ये हमारा फर्ज भी। मरने वालों का दोष हमने सरकारों को तो दिया, लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। क्या हमने उतनी ही साफ गोई के साथ उनकी प्रशंसा करने की जहमत उठाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 21वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। मैं अपने किसी मित्र से बात कर रहा था। मैंने उससे दूसरी लहर के दौरान हुई लोगों की मृत्यु के बारे में चर्चा की। इस लहर में कितने व्यापक स्तर पर हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इस दौरान अगर आप भी किसी भी व्यक्ति से बात करें तो ज़्यादातर लोग आपको सरकार को दोष देते हुए ही मिलेंगे। सरकार ने यह नहीं किया, सरकार ने वह नहीं किया, यहाँ इतने मरे, वहाँ उतने मरे। और ज़्यादातर यह सारी बातें काफ़ी एक तरफा होती हैं। किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर सरकार ने जो किया वह किस तरह किया, किन हालातों में किया और किस स्तर पर जाकर किया। क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारी एक भारतीय मानसिकता ही है कि जब हमारे पास दो कर्मचारी हों जिनमें से एक मेहनती हो, दूसरा आलसी हो, तो हम अपना 90% ध्यान उस मेहनती व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज करने में ही लगाते हैं और आलसी व्यक्ति के ऊपर ज़रा भी मेहनत नहीं करना चाहते। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जितना काम आज की केंद्र सरकार कर रही है उतना काम शायद ही किसी पूर्व की सरकारों ने किया हो। ये हम सब जानते हैं कि कुछ सरकारें कैसा काम कर रही हैं और कुछ सरकारें कितनी लापरवाही दिखा रही हैं। आप सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि भारत में कोरोना कितना फैला, दूसरी लहर में कितने लोगों की जान ली, संक्रमण के मामले कितने बढ़े, हमारा मृत्यु दर या संक्रमण दर दूसरे देशों के मुकाबले कितना ज़्यादा रहा। इस बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि हमारे मृत्यु दर या संक्रमण को बढ़ाने वाले राज्यों में कौन सबसे ऊपर था, वहां किनकी सरकारें थी? कुछ आंकड़ों के मुताबिक यह साफ हुआ कि संक्रमण दर बढ़ाने के मामले में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों का योगदान सबसे ज्यादा था। लेकिन क्या हमने राज्य सरकारों से सवाल पूछे कि आपने अपने राज्य में संक्रमण बढ़वाकर क्यों इस देश के कुल संक्रमण को बढ़ाने का काम किया? यह बात हम सभी को पता है कि स्वास्थ्य जितना कि केंद्र सरकार के अधीन नहीं, उससे कहीं ज़्यादा इन राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाला विभाग। लेकिन लोग पूछते हैं कि क्या ऐसे समय भी हम केंद्र और राज्य की बहस करेंगे? क्या इस महामारी के वक्त हम केंद्र को उसकी जवाबदारियों से मुक्त कर देंगे?
मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार को इन जवाबदारियों और जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कोई मुझे यह बताएगा कि ये बड़े बड़े राज्य और उनकी ये बड़ी बड़ी सरकारें स्वास्थ्य के नाम पर जो आज इतने बड़े बड़े बजट पास करती हैं, जिसमें इतना सारा पैसा अलॉट होता है, उन पैसों का होता क्या है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें इन सभी राज्यों के इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर बात हो? क्या इन राज्य सरकारों का काम सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की खैरात बांटना ही है? किसी राज्य में चुनाव है, वहां आपने मुफ्त की बिजली की घोषणा कर दी। कुछ जगह जहां खेती प्रधान है, वहां किसानों की कर्जा माफी घोषित कर दी। कहीं किसी समाज को आरक्षण की लॉलीपॉप दिखा दी, कहीं मुफ्त के अनाज बांटने की घोषणा कर दी। ये सब जब फ्री में बांटने का प्लान बनाया तो क्या नेताजी, क्या आपने यह बताया कि राज्य को इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? फिर इसके बाद आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, रसोई गैस की कीमत बढ़ाएंगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन दरें बढ़ती हैं और उससे आपके घर पहुंचने वाली हर एक चीज एक एक करके महंगी होती चली जाती है। हम पढ़े लिखे हो ना हो, हम साक्षर हो ना हो, लेकिन क्या इस देश के हर नागरिक को यह समझना जरूरी नहीं है कि इन मुफ्त की चीज़ों के बल पर हम जिस महल का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इनडायरेक्टली हमारे जीवन में उपयोग आने वाली सभी चीज़ें एक एक कर महंगी होती जा रही हैं। हम पेट्रोल के महंगे होने का दिन ब दिन मसला बनाए जाते हैं, लेकिन क्या इस देश के पढ़े लिखे लोग ये नहीं जानते कि पेट्रोल डीजल ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं? आपने अपनी गाड़ी में एक बार 5 लीटर का पेट्रोल डालकर अगर उसे फूंक दिया है तो उसके बाद वह हवा में उड़ चुका है। अब आप उसे वापस से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। संसार में जितना क्रूड ऑयल है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास पेट्रोल डीजल बनाने के लिए क्रूड ऑयल नहीं होगा। जो चीज खत्म हो रही है उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। यह हम जैसे आम नागरिक क्यों नहीं समझ पाते? हम क्यों नहीं समझ पाते कि वो हम लोग ही थे जो मेडिकल स्टोर लेकर बैठे थे और जब सामान्य दवाएं जैसे पैरासीटामोल खत्म होने लगी थी तो उन्हीं पैरासीटामोल की टैबलेट्स को हम लोगों ने एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेचा था। जो सब्जियां खत्म हो रही थी, हम लोगों ने उन्हीं सब्जियों को महंगे महंगे दामों पर बेचा था। जो फल खत्म हो रहे थे, हमने उन्हीं महंगे महंगे दामों पर उन फलों को बेचा था। राशन का जो सामान खत्म हो रहा था कोरोना काल में, उन्हें हम लोगों ने एमआरपी से ज़्यादा कीमतों पर बेचा था। ये हम ही लोग हैं जो इन डिमांड सप्लाई के नियमों को, इनकी प्राइसिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं। लेकिन जब सरकार की बात आती है, देश की बात आती है, तो हम हमारे घर का राशन, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को मुफ्त में पाने की लालसा रखते हैं। यहाँ पर सारे कायदे कानून नियम, उनका कोई महत्व नहीं होता। सच कहें तो हम भारतीयों से ज़्यादा हिपोक्रेट जनता और कहीं नहीं है। हम इन नियमों को अपनी सहूलियत अनुसार मानते हैं या नकारते हैं। देश में जब कुछ गलत होता है तो हम फौरन सरकार को दोषी करार देते हैं, लेकिन जब सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो हम उस बारे में बात तक नहीं करते। जब वैक्सीन नहीं थे तो हम सरकार से वैक्सीन मांगते हैं। जब वैक्सीन होते हैं तो हम उन्हें साजिश का अमली जामा पहना देते हैं। हम लोगों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा टीकाकरण किया, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं वैक्सीन कब आएगी। क्या आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में कोविशील्ड को यूरोपियन संघ ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। कई लोगों ने इस घटना के बाद भारत सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका नहीं छोड़ा और उसके बाद भारत सरकार ने किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पासा फेंक कर कैसे यूरोपियन संघ को अपने फैसले को पलटने पर विवश कर दिया। अब यूरोप के कई देशों ने कोविशील्ड को मान्यता देने का मन बना लिया। यह सब कुछ हुआ क्योंकि भारत ने सीधे सीधे यूरोपियन संघ को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत भी यूरोप से आने वाले यात्रियों को
क्वारंटाइन में डालने को मजबूर हो जाएगा। इस चेतावनी का बड़ा असर हुआ और यूरोपियन संघ नरम पड़ा। दोस्तों, इस समय दुनिया में वैक्सीन की कूटनीति चल रही है। सभी देश इस महामारी के समय को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। चीन तो बीमारी फैलाकर खुद ही मर्ज और खुद ही हकीम बनने चला था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक और भारत सरकार की बदौलत चीन के मंसूबे ठंडे बस्ते में चले गए। इसी दर्द की खींच चीन की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीसी के शताब्दी समारोह में देखने को मिली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस कार्यक्रम में खूब आग उगली। तरह तरह की गीदड़ भभकियों से भरे इस बयान में उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। यह सब बता रहा था कि चीन कितना कुंठित है। चीन की वैक्सीन कई देशों में मान्य नहीं है। आज दुनिया में राजनीति बहुत अलग स्तर पर चली गई। हाँ, हमें अच्छे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, इंजीनियर, समाज सेवकों की ज़रूरत है। इनको उचित सम्मान देने की भी ज़रूरत है, लेकिन ये सभी लोग बिना अच्छी सरकार के अपना 100% नहीं दे पाएंगे। हमेशा अपनी सरकार को गाली देकर काम नहीं चलेगा। जब दुनिया में ज़बरदस्त कूटनीति चल रही हो, तो ऐसे में आपके पास एक अनुभवी प्रधानमंत्री और एक अच्छी नीयत वाली सरकार होना बहुत ज़रूरी है। जहां आलोचना और सुझाव की गुंजाइश हो, सही तरीके से उसे किया जाए, लेकिन अपनी चुनी हुई सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा रखने में कोई समझदारी नहीं। एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।